हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है कंफर्मेशन इन इथेन। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपका सिलेबस है कंफर्मेशन इन इथेन, कंफर्मेशन इन एन ब्यूटेन एंड कंफर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। अब एक सिंपल सा तरीका आप जानने की कोशिश करिए कि कंफर्मेशन की जब स्टडी करते हो तो एक बात यहां आप जानने की कोशिश करो कि ऑल कन्फॉर्मर्स आर डेरिवेटिव ऑफ टू एटम्स ओनली। यहां ध्यान रखने की कोशिश करिए कि हम किसी भी कन्फॉर्मर को स्टडी करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ टू एटम्स ओनली। और यहां मैटर आता है इथेन का। देखिए सबसे पहले CH3 इथेन का। और इथेन को आप देखिए इस तरीके से, तो हम ये मान के चलेंगे ये दो एटम का डेरिवेटिव है। और बाय द वे इसमें दो ही कार्बन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, आपने एच एच और एच ऐसे कर दिया। तो सबसे पहला फार्मूला आया, किसका आया? साहार्स का। साहार्स फार्मूला। साहार्स का फार्मूला इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। और क्यों? क्योंकि उनके ओरिएंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो एक सिंपल सा तरीका बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल को ऐसे देखते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, आप इस तरीके से देखते हैं। ऐसे न देख करके मॉलिक्यूल को अगर हम साइड से देखें, जैसे होता है ना कि आपके भाई कार्बन कार्बन है, हम ऐसे देखते हैं स्पीसीज को। तो इन्होंने देखा कि विजिबिलिटी आप देखिए किस तरीके की होगा। जैसे यहाँ कार्बन है, एक एटम लगाया, दो एटम यहाँ लगाया और यहाँ एक एटम लगाया, ये लगाया। और इथेन में क्या? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। बीच में है सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा? फ्रीली रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये रोटेट करता रहेगा। तो रोटेट करता रहेगा, तो रोटेट का मतलब क्या है? रोटेट का मतलब है कि रिलेटिव रोटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों रोटेट कर रहे हैं एक साथ में, तो मैटर ही खत्म हो जाता है। तो एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेशन हम देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा रोटेशन का मीनिंग क्या है। तो सपोज अगर हम, अब देखो इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन लगे हैं और ये फार्मूला बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऑल्दो दिस इज करेक्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया कि, लेकिन हाइड्रोजन हमको पता कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए ये सिग्मा बॉन्ड है, रोटेट कर रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला हाइड्रोजन किसके रिलेटिव में कितनी पोजीशन को चेंज किया? सपोज अगर हम इसको H1 कह दो, हाँ, इसको हम क्या करें? H2 कह दें, इसको H3 कर दें। हाँ, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? H1 कर सकते हैं, इसको H2 कर सकते हैं, इसको H3 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सामने दिखाई दे रहा है ये चीज। अब चलो ये रोटेट कर रहा है। अब रोटेट करेगा तो देखिए क्या है, एक को हमने फिक्स कर दिया, यानी कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। पहले वाले में यहां हम कार्बन बना रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कर दिया। और ये हमारा H1 था और ये H2 है और ये H3 है। देखा आपने, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसे रहने दे दें। और दूसरे को मान लो रोटेट करें हमने, मान लो रोटेट करते करते पूरा उलट गया। अब पूरा उलट जाने का मतलब क्या होगा? देखिए H2 जो ये लगा है और ये H2 लगा है, और ये देखिए आप कैसा स्पीसीज हो जाएगा। मान लो H2 आ गया यहाँ, H2 यहाँ आ गया, H1 कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और H3 कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। जैसे आपको ये लगा, मतलब पूरा घुमा दिया तो H2 कहाँ चला आएगा? H2 यहाँ आ गया और H3 यहाँ आ जाएगा। आप रोटेट कर दो ना पूरे को। अब पूरे को रोटेट करना है, मान लो H2 ऊपर आया और ज्यादा, H3 नीचे कर दो। अगर H3 नीचे कर दो, पूरा रोटेट कर दो एक बार। यही प्रॉब्लम आती है इसमें, क्योंकि आपको पता नहीं कौन वाला H किधर गया। तो H3 अगर हम पूरी तरीके से यहां कर दिया और आपने देखा H2 कहां आ जाएगा? H2 पूरी तरीके से, H2 यहां आ गया, H3 ये यहां रोटेट करेगा तो ये यहां आएगा। और अगर ये यहां आया तो आपकी H2 उसके किसके बगल में लगा हुआ है? H3 के जस्ट बगल में लगा है। तो H3 के जस्ट बगल हम क्या कर सकते हैं? यहाँ H2 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आपके सामने यहाँ देखा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? H1 यहाँ आ गया। अब देखो एक सिंपल सा तरीका, क्या रिलेशन है? अगर हम कहें यहाँ H1 और H1 के बीच में कितनी एंगल है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ। बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन, यानी कि इनके बीच में 0 डिग्री का डिफरेंस, पैरेलल है एक दूसरे के। और अगर हम कहें चलो H2 और H2 के बीच में क्या है? यहाँ डिफरेंस है, तो यहाँ H2 के एक पैरेलल है, फिर यहाँ भी डिग्री कितना है? 0 का है। और अगर हम आपसे पूछे चलो H3 के बीच में क्या क्या है यहाँ, तो आप बोलेंगे H3 के बीच में भी क्या है? 0 ही है। हमने एक बार रोटेट कर दिया, यानी जस्ट पूरा रोटेशन करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? अपोजिट करने पर। अब अगर हम इस H1 से और इसके H1 में अगर हम डिफरेंस देखें, तो आपने देखा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन है। और यहां आप क्या बोलोगे? 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया। और यहां ऐसे H2 और H2 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 180 का आ जाएगा। और H3 और H3 के डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 180 का डिफरेंस आएगा।
तो आप ये समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल ये रोटेट कर रहा है, ये धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। अब ये डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस एक जीरो से आगे 1 2 3 4 10 कितना भी हो सकता है। इनफाइनाइट सिचुएशंस आर पॉसिबल देयर, लेकिन ही इज नॉट एबल टू कंप्लीटली एक्सप्लेन, और ना तो आप पूरी ढंग से समझ पाएंगे कि कितने का डिफरेंस आया इनके बीच में, इनके बीच में। और हाइड्रोजन पे ऐसा भी नहीं कि आप H1H2H3 लिख पाओगे, भाई मॉलिक्यूल को आप स्टडी करोगे तो H1H2 थोड़ी सी लिख पाओगे। तो यहां इनका फॉल्ट था। आपको स्टडी इनके बारे में थोड़ा कम करनी है, सबसे ज्यादा स्टडी करना है आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्मार्ट है और बहुत ज्यादा आसानी से आपको समझ में भी आएगा। और ये चीजें हम इसीलिए चर्चा करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला पे। ओके, इट इज क्लियर। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, तो देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, अब न्यूमैन ने ये कहा कि न्यूमैन ने कहा कि चलो ठीक, आप उस इथेन को बना लो। इथेन को बनाने के बाद आपने देखा इस तरीके से क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां भी आपने हाइड्रोजन 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 बनाया। इन्होंने बताया कि अब आपको फिर वही काम करना है। कैसे काम करना है कि जैसे आपके पास ये स्पीशीज है तो आपको कैसे देखना है, इस टाइप से देखना है। और ऐसे देखने के मतलब आप देखिए ये कार्बन, ऐसे आपको दोनों कार्बन दिखाई दे रहे हैं ऐसे बोर्ड पे। अब आपको देखना कैसे, ऐसे। जब आप ऐसे देखोगे तो पता लगा ये कार्बन दोनों की साइज बराबर है, दोनों की साइज बराबर, तो आपको एक ही कार्बन दिखेगा, दो कार्बन तो दिखेगा नहीं। तो यहां इन्होंने कहा कि आप इसको सर्कल मान लो, सर्कल मान करके यहां ऐसे रख दो। तो एक सर्कल का मतलब क्या हुआ, दो कार्बन, एक और इसके नीचे एक है, और जो किससे बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्ड से। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है, बहुत आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। सिग्मा बॉन्ड यानी इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और हम ये कार्बन है, इसके नीचे एक और कार्बन है, उनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे आप समझ दो रिंग है यहाँ, और बीच में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी है, और दो रिंग है, और हमने ऐसे रख दिया, हमको एक ही कार्बन दिखेगा भी, बिकॉज दोनों कार्बन की साइज सेम है। अब चक्कर ये हुआ कि 6 ग्रुप लगे हैं इसमें, 6 हाइड्रोजन लगेंगे, हम कैसे इंडिकेट करेंगे। तो साइंटिस्ट ने ये बताया न्यूमैन ने कि आप कैसे प्रोजेक्ट करोगे, इस तरीके से प्रोजेक्ट करोगे। देखा आपने, तो ये जो स्पीसीज सेंटर ऑफ द सर्कल से दिखाया जाएगा, और ये हम स्पीसीज को क्या बोलेंगे, फ्रंट कार्बन। ठीक, ये फ्रंट कार्बन हो गया, फ्रंट कार्बन का इंडिकेशन है, या कह सकते हैं इंडिकेशन ऑफ फ्रंट कार्बन। और अगर आपको इस तरीके से दिखाया जाए तो इस कह सकते हैं इंडिकेशन ऑफ रियर कार्बन या बैक कार्बन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, ये बैक कार्बन के बारे में बात करते हैं। और पूरा आप बना दीजिए आप। अब जब पूरा आप बना देंगे तो देखिए इंडिकेशन आपको बहुत अच्छी ढंग से समझ में आएगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपने क्या क्या किया, हाइड्रोजन यहां लगा है, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां। ये किसका हाइड्रोजन है बोलो, दिस इज हाइड्रोजन ऑफ फ्रंट कार्बन, और ये हाइड्रोजन किसका है, बैक कार्बन का हाइड्रोजन। देखा आपने, सिंपल था। तो बहुत सिंपल से तरीका से उन्होंने इंडिकेशन बताया। और ये अब बीच में है सिग्मा बॉन्ड, और ये हमेशा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। आपने देखा रोटेट कर रहा है, तो इसकी रिलेटिव पोजीशन जब चेंज होगी, आप क्या करोगे, आप इसको फिक्स रखो, आपकी मर्जी। ऊपर वाले कार्बन को फिक्स रखो, नीचे वाले कार्बन को फिक्स रखो, आपकी मर्जी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के देखो या क्लॉकवाइज रोटेट करा के देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किताब में लिखा रहता है क्लॉकवाइज रोटेशन तो आप क्लॉक समझ लोगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिलेटिव रोटेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। ओके, आगे बढ़े। तो आपने देखा इस तरीके से, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में मैं आपको बताता हूं, और बहुत सिंपल है। और आप देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, पहले भी कंपटीशन से लेकर के बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब एक सिंपल से हमने ये इथेन बना लिया, और इथेन आपके सामने है ये। ठीक, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन। ठीक, और यहां हाइड्रोजन हम बैक कार्बन के हाइड्रोजन लिखते हैं। ठीक, अब एक सिंपल सा आप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास पूरे 6 ग्रुप लगे हैं और एक सर्कल में है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा बताओ, दो के बीच में, ऊपर वाले कार्बन के हाइड्रोजन में और नीचे वाले कार्बन के हाइड्रोजन में। तो आपको पता है भाई पूरी एंगल कितनी होती है, 360 होती है, और 6 ग्रुप लगे हैं तो डिफरेंस कितना आएगा, 60 डिग्री का, है ना। तो इसका मतलब इनके बीच की जो मैक्सिमम एंगल है वो कितनी हो सकती है, 60 डिग्री। और हम इसी को किस नाम से बोलते हैं, 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल के नाम से बोला जाता है। और ये स्पीसीज को हम किस नाम से बोलते हैं, स्टैगर्ड। ध्यान रखना, इसको हम किस नाम से बोलते हैं, दिस इज स्टैगर्ड। ये स्टैगर्ड हो गया।
अब आपको पता होना चाहिए इनके बीच में रोटेशन हो रहा है, हल्का हल्का आप रोटेट करा करके देखिए। हमने क्या किया, ऊपर वाले कार्बन को फिक्स कर दिया, आपकी मर्जी किसी को भी फिक्स करो, नो प्रॉब्लम, फिक्स कर दिया और रोटेट कराए। अब सोचो ये हाइड्रोजन अगर रोटेट होकर यहां आएगी तो ये खिसक के यहां आ जाएगी और ये खिसक के यहां आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से हाइड्रोजन अगर हम यहां कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा। चलिए थोड़ा और रोटेट करा के देख लेते हैं। थोड़ा और रोटेट करा के आपने देखा तो क्या हुआ बोलो, आपने देखा एक सीधे, इसको तो हमने फिक्स कर रखा है पहले से, अब ये क्या हुआ और पास में आ गया, ये और नजदीक आ जाएगा इसके और ये इसके और नजदीक आ जाएगा। यह बात आपको समझ में आई, ठीक। लेकिन ये थोड़ा 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 कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे मैं आपको बताऊं, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है, मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे स्ट्रक्चर इनफाइनाइट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इनफाइनाइट शेप पॉसिबल है, स्ट्रक्चर तो हम नहीं कह सकते, इनफाइनाइट शेप पॉसिबल है, स्ट्रक्चर इज रॉन्ग वर्ड फॉर हियर, इतने शेप पॉसिबल है। अब आगे आप देखिए कि हम एक एक्सट्रीम केसेस के बारे में बताते हैं, क्या, जब एक दूसरे के ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे वाले हाइड्रोजन के जस्ट अबव आ जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि नीचे वाले कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर वाले कार्बन के हाइड्रोजन के पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा, ढक देगा, हमको कुछ नहीं दिखेगा, नीचे वाला हाइड्रोजन एक भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे में देखो ऊपर वाला हाइड्रोजन ये है, ये है, ये है, अब नीचे वाला तो दिख नहीं रहा है मगर आपको दिखाना तो है ना, तो इस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, ये दिखेगा नहीं बिल्कुल, और इसी को हम बोलते हैं क्या, 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल। तो 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल का नाम रखा गया इक्लिप्स्ड। देखा आपने, इक्लिप्स का नाम आपने सुना होगा, जैसे सोलर इक्लिप्स हुआ, मून इक्लिप्स हुआ, तो इस तरीके से पूरी तरह ढक देना इक्लिप्स हो गया। अब एक सिंपल से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, इसमें स्टेबिलिटी का फैक्टर है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ ये था कि बताओ इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यू नो वेरी वेल इसमें कोई बड़ा ग्रुप नहीं लगा है कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, बट बॉन्ड पेयर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन से ज्यादा तो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन ही रिपेल करेगा, क्लियर ना। तो इस तरीके से एक सिंपल सी बात यहां आई कि सबसे पहली बात इसके बाद आएगा स्टेबिलिटी, बहुत आराम से आप देखिए स्टेबिलिटी का फैक्टर आएगा, और आप स्टेबिलिटी के फैक्टर में यही बोलोगे सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हुआ, स्टैगर्ड हुआ, स्टैगर्ड के बाद तब क्या आएगा, देखो इसका क्या नाम रखा गया, इस सारे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्यू कन्फॉर्मेशन, यानी ये हमारा स्क्यू हो जाएगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, इक्लिप्स्ड हो जाएगा, देखा आपने इक्लिप्स हो जाएगा। तो सिंपल जो पहला यानी सबसे सेलेक्टिव क्वेश्चन है वो है स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, और आपके सामने ये दिखाई दे रहा है स्टेबिलिटी का फैक्टर, ओके इट इज क्लियर। तो एक सीधी सी बात है पहला क्वेश्चन। अब बात आती है कितना स्टेबलाइज है एक दूसरे से, यानी इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर टू द लास्ट वन कितना स्टेबल है। और अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी कन्फॉर्मेशन आर पॉसिबल टू गिवन मॉलिक्यूल, सपोज वो मॉलिक्यूल कभी आपने पढ़ा ही ना हो, नाम ही नहीं सुना हो, ना तो आपने टीचर ने पढ़ाया ना तो आपने पढ़ा हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी कन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल, योर आंसर इज ऑलवेज इनफाइनाइट, है ना। किसी का भी कोई क्वेश्चन आ जाए, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट स्क्यू कन्फॉर्मेशन बनेगी, स्क्यू नहीं बनेगा तो आगे इक्लिप्स भी नहीं बनेगा। लेकिन हम स्टडी क्या करते हैं, वी स्टडी द टू एक्सट्रीम केसेस when the dihedral angle is 60 and dihedral angle is 0। हम केवल ये दो चीजों की स्टडी करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके स्क्यू कन्फॉर्मेशन नहीं पाए जाते, बात समझा क्या। तो यहां हम स्टेबिलिटी का फैक्टर आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप स्टेबिलिटी का फैक्टर देख लीजिए क्या डिफरेंस है स्टेबिलिटी में। तो एक बात आप यहां देखिए कि अगर हम यहां ग्राफ मेंशन करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि चलो स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है मान लीजिए, तो आपको इस तरीके से ग्राफ यहां सामने दिखाई देगा, और हम इसकी वो एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं और ये एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, एंगल कितनी है। तो सोचो जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है उसकी एंगल कितनी थी, 60 डिग्री, मैक्सिमम स्टेबल है उसकी एंगल कितनी, 60 डिग्री, और मैक्सिमम एनर्जी वाली जो स्पीसीज थी उसकी एंगल कितनी थी, 0 डिग्री एंगल। तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज स्टैगर्ड, स्टैगर्ड हो गया, ये क्या हो गया बोलो, दिस इज इक्लिप्स्ड, ये इक्लिप्स्ड हो गया, और ये क्या हो गया बोलो, सॉरी ये क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज इक्लिप्स, इक्लिप्स्ड हो गया।
अब यहां बात चर्चा चल रही कि इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो एनर्जी का डिफरेंस आप देखिए 2.9 किलो कैलोरी पर मोल, इतना डिफरेंस होता है। आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, 4.2 से मल्टीप्लाई करके लगभग 12 जूल आएगा। और एक बात आप ध्यान रखने की कोशिश करिए, कभी मत भूलिए ये हमारे स्क्यू कन्फॉर्मेशन है, यानी ग्राफ में ऊपर जाता हुआ नीचे जाता हुआ जो स्पीसीज है क्या है, स्क्यू कन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब है स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स के बीच में, इक्लिप्स्ड के बीच में डिफरेंस जो आता है वो 2.9 किलो कैलोरी पर मोल इतना आता है। अब आप सोचो किसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके पास जितनी कम एनर्जी वही सबसे ज्यादा स्टेबल। ये बात समझते हैं। इसका मतलब स्टैगर्ड के पास 2.9 किलो कैलोरी एनर्जी कम है, किससे, इक्लिप्स के कंपेयर में। बात समझ में आई आपको। तो एक सिंपल सा मैंने आपको ओवरव्यू बताया इसका, कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। और अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि ये बताओ कि स्टैगर्ड और जो इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड और इक्लिप्स में फार्मूला में इक्लिप्स इतना कम स्टेबल क्यों है, इक्लिप्स इतना कम स्टेबल क्यों है, तो आप ये कह सकते हैं इनके बीच में रिपल्सन होता है और ये स्ट्रेन है। मैं स्ट्रेन आगे चल करके किसी और लेक्चर में आपको स्ट्रेन बताऊंगा, टाइप ऑफ स्ट्रेन, बट यहां नाम आया तो आप जान लो 3 तरह की स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन एंड जब बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो स्टेरिक स्ट्रेन आता है। तो यहां न तो एंगल स्ट्रेन है न तो इसके पास कोई बल्कि ग्रुप है कि इसके अंदर स्टेरिक स्ट्रेन आए, तो ऐसे स्ट्रेन को हम टॉर्सनल स्ट्रेन को बोलते हैं। और टॉर्सनल स्ट्रेन वो होता है जो हर मॉलिक्यूल में मिलता है। और ये स्ट्रेन किसके बीच में पाया जाता है, स्ट्रेन प्रेजेंट बिटवीन लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रेन आता है। ओके, इट इज क्लियर। तो दिस इज ओवरऑल कंफर्मेशन इन इथेन।